जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अ, हम जो है वो सिंपल निकाह डॉट पीके के प्लेटफॉर्म से जो है वो ऑनलाइन है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल शाज है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ और टीचर ट्रेनर हूँ। आज मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं सिंपल निकाह डॉट पीके के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। खूबसूरत समातों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज का सलाम पहुँचे। हमारे साथ आज मैम तहमीना मुज़फ़्फ़र जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, ये हमारे कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके साथ हमारा साथ देंगी। और मैं ज़रा देख रहा हूँ कि मैम हमारे साथ ऑनलाइन हैं कि नहीं। जी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल, मुझे बिलाल आपकी आवाज़ आ रही है। मैम, जी मैम, वेलकम। सिंपल निकाह डॉट पी के की तरफ से आपको मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और थैंक यू सो मैं मच। ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं, ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, प्री मैरिज काउंसलिंग, इससे हुँ, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और हम अपनी बेस्ट जो है वो इनको जो है वो दे सकेंगे। तो अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मैम मच फॉर आप हैविंग अपना, मी। जी वेलकम वेलकम। मैम, ओवर टू यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बताएं, ताकि वो लोगों को ये पता चल सके कि हमारे साथ कोई आम गेस्ट नहीं है, माशाल्लाह हमारे साथ खास गेस्ट है। थैंक यू। ठीक है, बंदा तो आम ही होता है खैर। बताने को जो है कोई बहुत बड़ी तारीफ़ नहीं है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कराची में अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज़ है, जो दाऊ उधना कैंपस का पार्ट है। उधर एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ इंटर्निंग सुपरवाइज़र जो है वो काम करती हूँ। इसके अलावा रूबरू एक सोसाइटी है मेंटल हेल्थ की, एक एनजीओ है जो फ्री काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके साथ जो है वो एज अ काउंसलिंग ऑफिसर अटैच हूँ, और साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक है, ऑनलाइन सेशंस हैं, stuff like that। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह मैम। अल्लाह पाक के इल्म में, अल्लाह पाक आपके अमल में और आपकी जो आपका जो लोगों को सर्व करना है इसके अंदर बरकत जो है वो नसीब फरमाए और आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब फरमाए। थैंक यू। मैम, हम वक्त को जो है वो ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली ये प्री मैरिज काउंसलिंग एक्चुअली है क्या? इसका एक आइडिया हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक्चुअली प्री मैरिज काउंसलिंग होती क्या है? बेसिकली जैसे लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो मैरिटल काउंसलिंग का होता है, यानी जब शादी हो जाती है उसके बाद जब झगड़े उसमें होते हैं या मसाइल पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो यूजुअली काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाए। तो जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है वो बेसिकली एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच के बजाय एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी मसाइल पैदा होने से पहले ही आप ये असेस कर लें कि आप जब एक शादी में एंटर होने वाले हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप दोनों को की मैरिज को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि क्या रोल्स होंगे दोनों के, दोनों ने क्या करना है, किस तरह के एक दूसरे से के साथ उम्मीदें लगा सकते हैं कि ये काम ये हो इसका होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ अटैच होगी। तो ये सब चीज़ें उनको समझाना, दैट कम्स अंडर मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्लस कुछ ऐसी इसमें इंडिविजुअल थेरेपीज भी दी जाती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो शादी में एंटर होने से डर रहे होते हैं, या कोई खौफ होते हैं, या उनकी कोई वरीज होती हैं कि ये सोच के जो है वो घबराहट होती है शादी के नाम से, तो उनकी उन चीज़ों को डील करना भी प्रीमैरिटल काउंसलिंग में ही आता है। जी मैम, जैसे आपने फरमाया कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है और एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। तो एग्जैक्टली। यूजुअली हमने ये देखा है कि लोग जब काउंसलिंग नहीं लेते तो वो रिएक्टिव में चले जाते हैं, शादी के बाद मसाइल होते हैं और फिर वो किसी काउंसलर के पास जाते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली हमें ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो ये ज़रूरी है कि हम उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में आ जाएं और आके सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करवाएं और फिर हम मैरिज की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। तो यही एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल
हम्म। स्टीवन कोवे की एक बुक है, सेवन हैबिट्स ऑफ हम्म। हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर भी एक अप्रोच है कि कुछ लोग रिएक्टिव होते हैं और कुछ प्रोएक्टिव होते हैं। तो जिनकी राइट। इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि वो पहले प्लानिंग करते हैं, पहले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ताकि जो भी बिल्कुल। उनको मसाइल पेश आने हैं वो पहले उसका जो है वो हल तलाश कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम, हम्म। अभी हमें डिटेल से ये बताइए कि प्री मैरिज जो काउंसलिंग है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम्म। क्योंकि हमारे साथ काफ़ी इसके ज़्यादा कपल मौजूद हैं। तो ये हम्म। उनको हम बताना चाहते हैं कि एक्चुअली प्री मैरिज काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि चाहे आप लव मैरिज से जाएं या अरेंज मैरिज से जाएं, आप लोगों को जो है इतना अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले पार्टनर की जो है वो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, वो किन चीज़ों के साथ एंटर हो रहा है इनटू द मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता। लव मैरिज में फिर भी कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जब शादी होने के बाद भी मसाइल उनमें भी आ रहे होते हैं, लव मैरिजेस में भी मसाइल आ रहे होते हैं, क्योंकि पहले शायद प्यार में वो चीजें नजर नहीं आ रही होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम दिख नहीं रहे होते, और जब रियलिटी में दोनों सामने आते हैं तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल ही आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि आप अपनी नीड्स, विशेस, वांट्स वो सब कम्युनिकेट कर सकें। तो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप शादी में एंटर हुए हैं, एक सबसे पहले तो एक अच्छा रोजी सा हमारा पीरियड है, हनीमून फेज है, गुजर जाता है, उसमें सब अच्छा अच्छा रहता है। लड़ाइयाँ उसके बाद होना एक्चुअली स्टार्ट होती हैं। अब लड़ाइयाँ किस चीज को लेने की होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल लड़की आई है इंडिपेंडेंट फैमिली से, और उसने देखा है कि मैं कहीं भी बिना पूछ मतलब बताए बता के चली जाती हूँ, लेकिन परमिशन शायद उसने लेना नहीं सीखी। और लड़का जो है वो ऐसी फैमिली से है जहाँ पे परमिशन लेना रूल समझा जाता है या माइंड किया जाता है अगर परमिशन ना ली जाए। तो अब यहाँ सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट इधर आ जाएगा कि लड़की को होगा कि मैं क्यों लूं, मैंने तो आज तक नहीं ली, और लड़के को होगा कि इसको लेनी चाहिए, मैं भी आज तक लेता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इसके जी अलावा जी। बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं। जैसे कुछ किसी के माइंड सेट में होता है कि हमें अलग रहना है शादी के बाद। ठीक है, और किसी पार्टनर के माइंडसेट में होता है कि नहीं मुझे तो जॉइंट फैमिली में रहना है। तो फिर झगड़े होना शुरू यहाँ पे। सही है। तो इस तरह के लिए बेनिफिट जी जी। इसका ये होता है कि आप पहले से ही ये चीजें डिस्कस कर लें कि बहुत सारी चीजों को लेके, फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली रिलेशनशिप्स हो गए, जैसे आपके जो है फाइनेंसेस हो गए बेसिकली। ठीक है, फाइनेंसेस में बहुत लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, किसी को बजट करना पसंद है, किसी को बजटिंग की बिल्कुल आदत नहीं है, उसको खुला पैसा जो है वो लगाने की आदत है, किसी को जो है वो जैसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे बाद में झगड़ा हो रहा था कि मैंने घर में देखा है, लड़की कहती है मैंने घर में देखा है कि फादर हमेशा ग्रोसरी करते रहे हैं, तो मुझे तो जी सब्जी खरीदना नहीं आती। और वहां ये होता है कि हमारे घर में तो औरतें सब्जी खरीदती रही हैं या औरतों का काम ग्रोसरीज करना है, तो यहाँ पे अब तुम जाओ। इतनी इतनी छोटी छोटी लिटरली बातों पे लेके लोगों के मसाइल आ जाते हैं और झगड़े आ रहे होते हैं। तो ये सब चीजें पहले डिस्कस होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो मैं जो मैरिज में एंटर होंगी तो मैं ये समझती हूँ कि आपको मेरी इन इन चीजों का ध्यान रखना है, और मैं आपकी इन इन चीजों का ध्यान रखूंगी। ठीक है, जब जी ये चीजें जी। जी पहले डिस्कस हो जाती हैं तो उससे ये होता है कि सामने वाला भी उसके जहन में भी स्ट्रेट होता है कि हाँ ठीक है, ये काम है जो जिन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और ये काम है जो ये कर लेगी। ठीक है, तो फिर एक ये जी। होता जी है कि एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है जो आपका शादी से पहले ही डेवलप हो जाता है, और बाद में कोई ऐसी शॉकिंग बात नहीं आती कि ये तो हमें पहले से पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि बाद के जो शॉक्स हैं उससे पहले ही आप डिस्कस करें। जी। हम्म। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि एक्चुअली हम प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और हम इसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअली बताना चाहते हैं अपने नाज़रीन को, और ये बताना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरी है, और इसके मुतालिक हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर एक्चुअली हम किन एरियाज़ को कवर करते हैं,
और जब हम हम्म। दोनों कपल की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हम उनको कैसे, उनके क्वेश्चन आंसर पे कैसे जो है ना वो टैकल करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें किस किस को कैसे समझाई जाती है, और कौन से एरियाज को हम कवर करते हैं। ठीक है। यूजुअली देखें, स्टार्ट ऐसे किया जाता है कि अगर एक कपल आता है हमारे पास जो एंगेजमेंट फेज में है या जो भी डिसाइड करने के फेज में है कि वेदर हमें मैरिज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पहले एक दो सेशंस उनके सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेपरेट में क्या है कि हम दोनों से अलग अलग पूछ लेते हैं कि भाई आप लिस्ट डाउन कर लें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं टुवर्ड्स मैरिज, और आप क्या चाहते हो कि आपके जी पार्टनर में क्या चीजें होनी चाहिए। अब उनमें से भी फिर हम शॉर्टलिस्ट करवा लेते हैं कि कौन सी चीजें कॉम्प्रोमाइजेबल है। ज़ाहिर है, एक आइडियल अगर आप बना के हमें दे देंगे तो कस्टम मेड बंदा तो कहीं से भी हम नहीं ला सकते ना। चाहिए तो जी आपने जी ये जी बताना है कि इसमें से फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, बंदा अगर कम कमाता है तो चलेगा, बंदा जॉइंट फैमिली में रहता है मैं ये भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, लेकिन बंदा अग्रेसिव होगा, ये शाउट करेगा या मारेगा मुझे, ये मेरे लिए कॉम्प्रोमाइजेबल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर हमें पता होता है अच्छा ठीक जी है, जी हमें सामने वाले पार्टनर में ये देखना है कि उसका एग्रेशन का लेवल कैसा है, वो चैनलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज। इसी तरीके से लड़के की एक्सपेक्टेशन जी 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 जो है वो भी लोग देखते हैं, उनको भी शॉर्टलिस्ट करवा लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कौन सी चीजें हैं जिनको प्रेफर करोगे कि ये चीजें हों, लेकिन जो है तो ये चीजें अगर ना भी हों तो भी चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होता है, उनको होता है कि जी लड़की जी जी शादी के बाद जब पढ़ाई नहीं करेगी या जॉब नहीं करेगी, हमारी ये प्रेफरेंस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इससे बात जी करें या सामने वाले को देखें। तो इस तरीके से दोनों की फिर चीज़ों को जो है वो देखा जाता है, फिर कंबाइन सेशन लिया जाता है, और फिर कंबाइन सेशन में उनको ये जी पहले जी से बताया जाता है कि ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं, अब आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, यानी आप क्या समझते हैं कि जी जी आप इन चीज़ों को विचार हैं कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर तो वो एक मिडिल ग्राउंड पे आ जी जी जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं वो कॉम्प्रोमाइजेबल हैं और ये चीज़ें कर सकते हैं हम, ठीक है, तो एक हेल्दी डिस्कशन में उनको समझ में आ जाएगी कि उनका पार्टनर क्या चीजें उन्हें दे सकता है और क्या चीजें नहीं दे सकता। इसके बाद फिर हम उनको जी जी बेसिक ये चीजें सिखा देते हैं कि फॉर एग्जांपल आगे कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए आपके उसको रिजॉल्व कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, एक हेल्दी कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है कि आपके आपस के झगड़े हैं तो कोशिश किया जाए उसको आपस में किया जाए, आपकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाए, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। इस तरह की बहुत सारी जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो टेक्निक्स होती हैं वो फिर उनको जनरली गाइड करती जाती हैं कि आगे आपके रिलेशनशिप में अगर इस तरह के मामलात में कोई भी गड़बड़ आती है तो आपको इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करना है। ठीक है, और आखिरी सोल्यूशन उनको ये दिया जाता है कि स्टिल कहीं पे फंस जाते हैं तो सीख प्रोफेशनल हेल्प, इससे पहले के हालात ज्यादा खराब। जी, थैंक यू सो मच। मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है कि जो इसके अंदर स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर हाँ स्पिरिचुअल हाँ, बिलीव्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्म, और इनको कैसे लेके चलना चाहिए काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि लोग देखिए कास्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीज बहुत ज्यादा जी इम्पोर्टेंस रखती है, आप पहले ही एक दूसरे के जो है वो पता होना चाहिए कि अगले के बिलीव्स कैसे। हमारे यहाँ तो जी इतने जी ज्यादा क्या कहेंगे बन गए हैं, फिरके बन गए हैं कि अब तो पता नहीं इतने, मैं अब नाम नहीं लूंगी, मैं बहुत रिलीजियस डिस्कशंस में अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन बहरहाल फिरकेबाजी बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग तो इसको इतना ज्यादा जैसे उसके अंदर इंतहा पसंद नहीं होते कि हाँ ठीक है एटलीस्ट मुसलमान है चलेगा, सही है, तो उनके अगर दोनों पार्टनर्स का यही है कि हाँ यार कलमा तो पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, तो फिर साथ हम चल सकते हैं, जी सही है। जी लेकिन अगर एक पार्टनर उसके साथ है कि नहीं भाई मैं तो कटर अपने ही मसलक पे चलूंगा और तुम्हें भी इस पे ही चलना है, अगर वो डिफरेंट मसलक के साथ है तो फिर सामने वाले पार्टनर को पहले ये काउंसलिंग दे दी जाएगी कि नाउ इट्स योर डिसीजन, सामने वाला पार्टनर इस चीज को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये चीजें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ पार्टनर तक नहीं रहती ना, आपके आगे फैमिली प्लानिंग होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चों की पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट आता है आपके स्पिरिचुअल बिलीफ का, कि आप बच्चे को क्या सिखाएंगे। आप मेल के फिरके का सिखाएंगे, आप फीमेल के फिरके का सिखाएंगे, फिर उसमें लड़ाई झगड़े और ये सब बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पहले ही डिस्कस होने वाली चीज है कि भाई आपका क्या फिरका है और मेरा ये फिरका है, और क्या हम सेटलमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है। और मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्पिरिचुअल बिलीफ को, तो मैं उनको कहती हूँ फिर अपने ही फिरके के जो है वो उस पार्टनर को चूज कीजिएगा, ताकि
बाद में कोई और प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम इसके अंदर ये बताइए कि इंसान की कुछ पर्सनल हैबिट्स होती हैं, लाइक हम्म। मैं कुछ कोई चीज़ लाइक करता हूँ, कुछ चीज़ मैं डिसलाइक करता हूँ। मुझे आउटिंग पसंद है, मुझे फैमिली के अंदर गैदरिंग में जाना पसंद है, और अब जब मैंने शादी कर ली तो जो मेरी स्पाउस है उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये पर्सनल हम्म। हैबिट्स को कैसे हम जो है वो शादी से पहले कैसे इसकी हम्म। सेटलमेंट करवा सकते हैं ताकि एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ हो सके? देखो वही बातें हैं कि हैबिट्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइजेबल होती हैं और कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होती हैं। अगर मैं अपने कल्चर के हिसाब से देखूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं, तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो गुस्सा है या डिसरिस्पेक्ट है, ये अब लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं इन चीज़ों पे। तो अगर आपकी हैबिट ये है कि आपको गुस्सा आया तो आप चीख देते हो, आपने बचपन से यही किया और आपकी फैमिली को इससे कोई मसला नहीं रहा, क्योंकि शायद सबकी हैबिट में यही है, सबकी नेचर में यही है, तो फिर सामने वाले पार्टनर को ये जी, सोच समझ के आना चाहिए कि उसके लिए ये चीज बर्दाश्त के काबिल है या नहीं है। अगर उसे लगता है कि हाँ वो बर्दाश्त कर सकती है या कुछ भी है, तो फिर वो एंटर वो इस मैरिज में करना पहले ही जो है वो देख ले। ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी जो छोटी मोटी हैबिट्स होती हैं जी, जी। उसमें केयरलेसनेस और ये वाली चीजें भी आ जाती हैं, जो थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप को करती है। लेकिन यहाँ पे फिर हम दूसरों को भी गाइड करते हैं कि आपको कस्टम मेड पार्टनर कभी भी नहीं मिलेगा, कि आप की सामने वाले की एक एक हैबिट बिल्कुल वैसी ही हो जैसे आपको चाहिए, कि जैसे आप बने हुए हैं एग्जैक्टली वो वैसा ही। ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे हमें पार्टनर को ये भी दिखाना होता है कि आप जो अपनी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं सामने वाले पार्टनर पे, उसको उससे बर्डन कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, तो आपको ये भी देखना है कि ये रियलिस्टिक भी है या नहीं, कि कहीं अनरियलिस्टिक की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अगर फिर तो आप एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हो, फिर आप क्योंकि परफेक्ट पार्टनर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको एक दूसरे की वीकनेसेस को, दायरे जो आप में वीकनेसेस है सामने वाला पार्टनर उनको भी तो देखेगा। तो इसी तरीके से आपकी जो जी, वीकनेसेस है, अगर सामने वाला उससे कॉम्प्रोमाइज करे तो आपको भी ये देखना है कि उस वीकनेसेस को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस से मैरिज चलती है। मैरिज डिफरेंसेस के एक्सेप्टेंस का नाम है। ऐसा नहीं है कि दो एग्जैक्टली क्लोन्स हो और हम उनकी शादी करा दें, ये बिल्कुल possible जी, जी, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने फरमाया कि ऑब्वियसली हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। तो हमें जब काउंसलिंग में भी हम यही देखते हैं कि हमें परफेक्ट मैच के लिए किसी की स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, उसकी वीकनेसेस को देखते हुए कुछ कंप्रोमाइज़ करना है ताकि हम जो है वो उसको सेटलमेंट कर सकें। मैम सिंपल निकाह डॉट पी के एक मैचिंग जो है ना ये फाइंडिंग वेबसाइट है। आप है। अपने लिए जो है वो एक मैच, परफेक्ट मैच जिस तरह का आप चाह रहे होते हैं, आप सर्च करके इसको फाइंड करते हैं। या आप अपने लिए करते हैं या आप अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, फैमिली में वालिद इसका अकाउंट खरीद सकता है और आगे जाके अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकता है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट अब हम जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग का हमने ये जो सेशन किया और प्रॉपर हम इसको साथ लेके चलेंगे कि हम अपने जो लोग जो ये सर्विस चाह रहे होंगे उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो जिसको आप ही देख रही होंगी। तो इसके बाद हम शादी के बाद पोस्ट मैरिज में भी जाएंगे कि शादी के बाद वाले जो मसाइल होते हैं, जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई होती और बाद में जाके उनको मसाइल आ जाते हैं, या काउंसलिंग करवाई भी होती है फिर जाके आगे मसाइल आ जाते हैं, फिर सेटलमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनको भी आप देखती होंगी। तो आप हमारे नाज़रीन को ये क्या पैगाम देना चाहती हैं कि एक्चुअली इस काउंसलिंग के मतलब ये वाले फ़ायदे हैं, ठीक है? और इनको हम ऐसे जो है ना वो चीज़ों को लेके चलेंगे और ऐसे इससे इसके जो है ना इनको बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। देखिए बात वही है कि अगर मैं सिंपल आम एग्जांपल से समझाने की भी कोशिश करूं, तो अगर मेरा एक जॉब इंटरव्यू है तो मैं इंटरव्यू पे जाने से पहले उसकी तैयारी करूंगी तो ज्यादा फायदा है। मेरा इंटरव्यू जी, खराब हो जी। जाता है तो उसके बाद जो है वो मैं उसके स्ट्रेस से डील करने में जा रही हूँ, तो इतना कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जी, तो जी। शादी इसी तरीके से एक छोटी सी मिसाल है, सिर्फ एक दिन का उससे नुकसान होगा, लेकिन एक शादी जिंदगी का मामला होता है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है, आप जो पार्टनर चूज कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो फिर आपके फ्यूचर के लिए भी। ठीक है। वो फिर आपकी फैमिली के साथ भी एक उसका लिंक होगा। तो पार्टनर को चूज करना एक
बड़ा टास्क होता है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। पार्टनर को चूज कर लिया आपने, ठीक है। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट टास्क ये कि कम्युनिकेशन, सही है। कम्युनिकेशन शादी से पहले भी बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें सामने वाले से कि आपकी क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं इस शादी के अंदर, और क्या ढूंढ रहे हैं आप इस शादी में। सामने वाला क्या ढूंढ रहा है वो आपको बताने की कोशिश करे, ताकि आप शादी से पहले ही इन चीजों पे जो है वो कर लें। अब हमारा कल्चर ऐसा है कि यूजुअली इस चीज को ज्यादा पर्पज नहीं होता है कि शादी के बाद एक सही अप्रोच नहीं है। हमारा दीन भी इस चीज को इजाजत देता है कि आप जो है, जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है, आप उससे जो है वो बात करके देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सेटल भी हो पाएगी मेरे साथ या नहीं हो पाएगी। आप उसको देखिए, लड़कियों को भी ये चीज सीखनी चाहिए, ये पूरा हमारे दीन में हक है, ठीक है। काउंसलिंग लेने का ये फायदा हो जी, जी, जाता है कि प्रोफेशनल सामने बैठे, ठीक है। वो आपको ये बताएगा कि कहाँ पे जी, आप रियलिस्टिक डिमांड्स कर रहे हैं और कहाँ पे आप अनरियलिस्टिक डिमांड्स, ठीक है। तो वो जी, कम्युनिकेशन को जरा ओपन करने में, जरा फैसिलिटेट करने में ज्यादा फायदा दे सकते हैं आपको। लेकिन ये फायदा है आपको उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड नहीं हो जाती। हम उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बताते हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं कि आपने, अब एक रोल बिल्कुल चेंज हुआ है ना। आप बहुत अच्छे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेल हैं, आप बहुत अच्छे बेटे हो सकते हैं, बहुत अच्छे भाई हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हस्बैंड के रोल में भी उतना ही अच्छा कर पाए, ठीक है। तो अब जी, हस्बैंड के रोल के साथ जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको किस तरीके से अपनी वाइफ को डील करना है, ये आपको सीखना है। सेम गोज विद द फीमेल, कि वो बहुत अच्छी जो है वो वाइफ, वो सॉरी बेटी हो सकती है, बहुत अच्छी जो है वो बहन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इतनी अच्छी वाइफ ना बने। अगर उसे पता ही नहीं है कि उसे किस तरह शादी के इंस्टीट्यूशन को लेके चलना है, तो वो कैसे हैंडल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जी, इम्पोर्टेंट है कि जो है आप अपनी मैरिज की काउंसलिंग करिए, आप कुछ सेशन करिए, और इसमें आप ये चीजें सीखें कि किस तरीके से एक मैरिज को चलाया जा सकता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक हफ्ते की बात नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना बड़ा, वो कहते हैं ना, आप स्टेक देखें, क्या चीज आपकी स्टेक है, आपकी पूरी लाइफ स्टेक है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन चीजों को हैंडल जी, करना बहुत जरूरी है। आजकल ब्रोकन रिलेशनशिप, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, और इसके रीजन यही है कि आप पार्टनर्स ने पहले बात नहीं की होती है, कम्युनिकेशन में गैप होता है, और वो कम्युनिकेशन का गैप आगे भी जो है, कुछ पार्टनर्स तो चलो आगे जाके अपना बेहतर कर लेते हैं, लेकिन कुछ से नहीं होता बेहतर, तो नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, शादी रोज रोज होती है, आप जी। मैम ये देखने में आया सोसाइटी के अंदर कि कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि कपल बिफोर मैरिज प्रॉपर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेटिंग कर पाते। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है पेरेंट्स का, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं माइट भी के ये अलाउ ना किया जाए। तो कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन वालदेन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि एक्चुअली शादी से पहले उन क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल सॉल्व करना या काउंसलिंग लेना, ये वालिदैन को समझाना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोसाइटी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हमें जमाने जी, के साथ थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्टेशन एक क्वालिटी होती है जो जमाने के साथ साथ इंसान को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अगर वो पिछली चीजों को लेके चलता रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ज्यादा जो माँ बाप के वो मसले होते हैं, वो यही होते हैं कि खानदान वाले क्या कहेंगे या इस तरह की चीजें, मतलब अगर फैमिली खुद भी बाज़ औक़ात बुरा नहीं समझ रही होती, लेकिन दूसरों के डर से, सोसाइटी जी, के डर से उन्हें होता है कि ये चीज़ें नहीं। तो इसलिए अब तो इतनी आसानी आ गई कि अब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो आपको अगर लगता है कि लड़का-लड़की की शादी के लिए अकेले कहीं क्लिनिक में भेजना सोसाइटी को बुरा लग सकता है या आपके वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो ठीक है, दैट्स फाइन, आप ऑनलाइन सेशन ले लीजिए, ठीक है। तो अब तो चीज़ें इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जी, आपकी जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनके साथ भी उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अब कोई, मेरा ख्याल है, बहाना रह नहीं गया कि हम कहें कि एक्सक्यूज पेश करें कि ये नहीं, तो ये चीजें करनी ज्यादा जरूरी है। बाद में जाहिर है बेटा बेटी खुश नहीं रहेंगे तो आप दोनों पे भी तो परेशानी आएगी, इसको आपको भी डील करना है। इससे बेहतर यही है कि
प्रोएक्टिव। जी, थैंक यू सो मच मैम। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और वो कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद जो है वो मैम एक क्वेश्चन आया है कि ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती कि शादी के बाद हम कितने साल के बाद जो है वो चिल्ड्रन लेंगे, और कैसे कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे, गैप वगैरह लेंगे, और कैसे हम इस चीज़ को प्लान करेंगे। तो बाद में जाके ना ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब दोनों मियाँ और बीवी के दरमियान चिल्ड्रन की वजह से। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जिनकी शादी हो चुकी है या जो शादी करना चाहते हैं, वो कैसे इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं? देखिए कम्युनिकेशन जो है ना, और कम्युनिकेशन मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा mistake है कि हम बात नहीं करते। हम मुझे अगर आपसे मसला है, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपके अब्बू से बात करूंगी, मैं आपकी अम्मी से बात करूंगी, मैं आपके रिश्तेदारों से बात करूंगी, मैं अपने रिश्तेदारों से बात करूंगी, लेकिन जिससे मुझे मसला है मैं उससे बात। ये कम्युनिकेशन का पैटर्न मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि हम सर्कल सर्कल में घूमते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो एक कम्युनिकेशन होती है वो हमारे यहाँ मिसिंग होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, चाहे पहले चाहे बाद। शादी से पहले ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो है फैमिली प्लानिंग किस तरीके से लेके चलनी है। कुछ का ये होता है कि नहीं, हमें एक टाइम पीरियड रखना है कि हम थोड़ा सा अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद बच्चों की तरफ जाएं। तो आप अपने पार्टनर जी, से ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपके पार्टनर को कोई एतराज नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को एतराज है तो अभी आप पहले ही फिर डिसाइड कर लें कि कौन कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और कितना कर सकता है। ठीक है, और जी, बाद में तो अब यही हो गया कि जब शादी हो गई अब कम्युनिकेट करें, आपस में दोनों बैठें और देखें कि क्या वजह, क्या रीजन के पीछे जाएं। अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं चाहिए और दूसरा पार्टनर डिमांड कर रहा है मुझे बच्चे चाहिए, तो रीजन के पीछे जाए ना कि क्या मसला है, अकेलापन हो रहा है, या दूसरे को कोई मसला है, उसके करियर का मसला है, फाइनेंसिस का मसला है, या जो भी रीजन हो। ठीक है, उनको डिस्कस जी, किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, तो फिर जवाब है। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसा कि आपने फरमाया कि कम्युनिकेशन, डायलॉग, बैठ के बात करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसी की बिना पे हम किसी डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो है ना वो टॉलरेंस नहीं है, हार्ट ऑफ लिसनिंग नहीं है, हम सुनते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आ गया, तो जब वो प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आएगा तो माइट भी वो मुझे बता रहा है, यार मुझे ना कल से बड़ा बुखार है और मेरा बड़ा जिस्म दर्द कर रहा है। अभी वो दर्द करने पे पहुंचा ही है, बात उसने कंप्लीट की नहीं, तो आपने क्या क्या मैंने क्या आगे से कह दिया कि यार हाँ मेरा भी जिस्म बड़ा दर्द कर रहा था और मुझे भी बहुत बुखार है, तो ये समझेगा कि यार ये चलो मेरी प्रॉब्लम छोड़ो, पहले इसकी सुन लो। ठीक है, इसकी तो लोगों के अंदर आर्ट ऑफ लिसनिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, लोग बैठ के बात करना नहीं चाहते, लोग जो है वो रिएक्टिव हो चुके हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, लोग मसाइल के हल की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो मैम, मैं ये आपकी सारे जो सेशन को कंक्लूड अपने अल्फाज में इसी तरह से करूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुशगवार बनाएं, आप आने वाले मसाइल को जो है वो आसानी से खुद बैठ के, खुद कम्युनिकेशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले एक अपनी शादी से पहले एक सेशन ले लें, और उसके अंदर अपनी सारे जो खदशात हैं आपके, वो सारे किसी के सामने रख दें, और रखने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढ लें। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है और जो आपके जो पार्टनर है उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसके दरमियान माइट भी बहुत ज़्यादा गैप होगा। एक की हम्म। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होंगी, एक की यहाँ पे होंगी। वो ये सोच रहा होगा कि ये यहाँ पे आ जाए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नीचे आ जाए। तो ये चीज़ें, गैप नहीं रहना चाहिए, आप प्रॉपर एक लेवल पे आ जाएं, अपने मसाइल को सॉर्ट आउट करें, और फिर आप जो है वो शादी की तरफ चले जाएं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस सेशन से सुनने वाले लोगों का भला करे, और अल्लाह ताला, क्योंकि ये एक लोगों का सर जोड़ना, और ये भी एक नेकी है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया कि आजकल जिस तरह सूरत हाल आप देख रहे हैं, मैंने भी मतलब आप इस बात पे एग्री करेंगी, मैंने भी इस पे अपनी फिल्म में जो है वो रिसर्च की थी कि जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं इनके अंदर जो तलाक की रेशो है ये ज़्यादा है। ठीक है, हम्म। वो प्रॉब्लम आ जाती है उनके अंदर।
ठीक है, वो इस वजह से आ जाती है कि वो समझती हैं कि शायद मैं अब इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे अपने अपने इनकम है, अपने रिसोर्सेज हैं, तो वो वही बात के वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, वो बैठ के कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती, उस पर डायलॉग नहीं होता, तो वो फिर चीज़ें इसके और जो है वो। रीजंस भी होते हैं, जी जी। जैसे जो पढ़ी लिखी नहीं होती है वो अब्यूज को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली। मैंने एक क्लाइंट की फैमिली का मुझे जब पता चला तो उसमें वो पिछले 20-25 साल से मार खा रही थी, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन वो ये सोच के मार खाती थी कि इसने मुझे घर दिया हुआ है और खाने को रोटी दे रहा है तो ये मार सकता है, तो ये मार नहीं है, ये उसका हक है। जी। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे फिर पढ़ाई का ना होना डैमेजिंग भी आपके लिए उतना ही है। ठीक अवेयरनेस है, आप जो है अब्यूज वो। को अब्यूज भी नहीं अगर देख पा रहे हैं, आपको देखना जी जी। चाहिए कि फिर चीजें कहाँ टॉलरेट कितनी हो सकती हैं और कितनी नहीं। तो खैर लेट। जी जी मैम, अब सेशन को आप कुछ जो है वो अपनी एंडिंग लाइन के अंदर कंक्लूड कीजिए, और हम फिर जो है वो अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं, तो आप कुछ लाइन में जो है वो सेशन को कंक्लूड कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, मेरी आवाज़ आ रही मैम? हेलो। जी, मेरी आवाज़ आ रही मैम? जी बिल्कुल। जी मैम, सेशन को अपने कुछ चंद लाइन के अंदर जो है वो कंक्लूड कीजिए, कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चाहते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम इसको एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन यही है कि अब इट्स हाई टाइम, जैसे आपने भी बात की, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने जिसके साथ इतना जिंदगी का टाइम गुजारना है तो हमें उसको पहले समझ लेना चाहिए, ये हमारा पहले का समझौता हमें बाद के बहुत सारे मसाइल से जो है वो बचा ले। तो मैं चाहूंगी कि सब जो है वो अगर काउंसलिंग लेना चाहें तो काउंसलिंग लें, अगर काउंसलिंग नहीं ले सकते तो फिर भी मैं इस चीज़ को इनकरेज करूंगी कि एटलीस्ट शादी से पहले बैठ के बात जरूर करें कि शादी में आपको चाहिए क्या। तो दैट्स। जी बिल्कुल। मैम, एक छोटी सी नज़म के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं, हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। यानी कि अगर आप काउंसलिंग नहीं लेंगे तो ये ना हो कि बड़ी ही मुद्दत गुजर जाए। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया था, कि जिसको सुन के तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे, ना जाने किस सानेहा के गम में शजर जड़ों से उखड़ चुके थे। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक रास्ता, हर एक वादी, हर एक पर्वत, हर एक घाटी, जब तेरी कहीं से सदा ना आई, तो ये कह के हमने दिल को टाला, हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम उसके रास्तों को ढूंढ लेंगे, मगर हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई थी। हमारे बालों के जंगलों में सफ़ेद चांदनी उतर चुकी थी। गुलाब प्यारे नहीं रहे थे, फलक पे तारे नहीं रहे थे, वो जिनसे बसती थी दिल की बस्ती, वो लोग सारे नहीं रहे थे। और ये अलमिया सबसे बाला तर था, कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे, कि तुम हमारे नहीं रहे थे। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मदद गुजर चुकी थी। तो मोहतरम नाज़रीन, इस हवा के थमने से पहले और हज़ार में पत्तों के गिरने से पहले आप प्रोएक्टिव बने और काउंसलिंग सेशन की तरफ जाएं, ताकि आपको ज़िंदगी के अंदर जो है वो मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक्स अगेन मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में और आपके जो है वो सारी वसअतें नसीब फरमाए और इसमें बरकत नसीब पाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।